जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी होने से मौसम खुशनुमा हो गया है और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पर्यटक बड़ी संख्या में कश्मीर जा रहे हैं और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ताजा बर्फबारी के कारण तापमान में भी गिरावट के बावजूद सोनमर्ग के पास पर्यटकों का जमावड़ा लग गया है। हर कोई शानदार पल का जमकर फायदा उठाना चाहता है। बर्फबारी के बाद से मौसम खुशनुमा तो हुआ ही है, इलाके की सुंदरता प्रकृति ने बढ़ा दी है। पूरे इलाके का नजारा ही बदल गया है। जो भी सैलानी सोनमर्ग आ रहे हैं वो सोनमर्ग टनल का भी रुख कर रहे हैं और इंजीनियरिंग के इस नायाब नमूने का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल का उद्घाटन किया है। काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ का सीनरी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और ये हमारा फर्स्ट विजिट है। फर्स्ट विजिट में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा यहाँ का व्यू मिलेगा, स्नोफॉल मिलेगी। लाइफ में कम से कम एक बार तो ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनते हैं ना कि जन्नत का हिस्सा है, वैसा ही लग रहा है। जब हम टनल के अंदर ही आए तब व्यू जो हमने व्यू देखा ना, इट जस्ट लाइक अ वाओ यार। यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है, यहाँ पे रुके रहो, जाने का मन ही नहीं कर रहा। और सबसे अच्छी बात है जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही पोलाइट हैं, हेल्पफुल है। हम ये कह सकते हैं हाँ बिल्कुल मजे आ रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं ना कि जो कश्मीर है वो वाकई में जन्नत है, वो देखने के बाद ही पता पड़ा कि वाकई में जन्नत है कश्मीर। जब से ही खुली है तब से टूरिस्ट भी आने लगा। बहुत रोजगार में बहुत फर्क आया और रोजगार भी बढ़ने लगा अब टनल की वजह से। वरना ये 3-4 महीने बंद ही रहता था सोनमर्ग, तो उस टनल खुलने की वजह से बहुत हमें फ़ायदा हुआ। मैसेज है कि वो आए, एंजॉय करे, मतलब किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। रोड खुल गया, सोनमर्ग ओपन रहेगा 12 मंथ्स अब टनल की वजह से, तो बहुत फ़ायदा हुआ है इस टनल की वजह से भी हमें। कोई रोजगार नहीं था यहाँ पे, विंटर को हम लोग तो आते नहीं थे यहाँ पे, 6-6 महीने को घर में बैठे होते थे। अब लोग सिलेज वाले भी कमाते हैं, हम लोग भी कमाते हैं, बाइक वाले, टूरिस्ट गाइड से पूरा यहाँ पे रोजगार बढ़िया चल रहा है टनल की वजह से। कि एक्चुअली यहाँ पे क्यों 12 किलोमीटर नीचे ही रहते थे टूरिस्ट, फिर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होते थे आने में, गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ पे अभी बढ़िया चल रहा है रोजगार, हर किसी का रोजगार चल रहा है। लाइफ में फर्स्ट टाइम 2025 में ये जो सोनमर्ग है ये 12 महीना खुला रहा है लाइफ में, और 12 महीना यहाँ के लिए ये सीजनली जो टूरिस्ट है ये ओपन रहा है। हम इसमें बहुत ही खुश है, यहाँ के आवाम जो है वो बहुत ही खुश है सर। देखिए, पहाड़ों पर मौसम बदला है तो मैदानों तक इसका असर तो देखा जा सकता है। दिल्ली में ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। सुबह शाम की ठंड में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जो हम सब ने नोट भी किया है। हालांकि दिन में तेज धूप निकलने से सब कुछ नॉर्मल आपको दिखाई देगा, लेकिन सुबह ठंड और दिन में हल्की गर्मी से लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूजन हमें भी है कि ठंड है या गर्मी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं कि एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में, खासकर दिल्ली आसपास के इलाकों में सुबह से ठंड में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। आगे का उम्मीद है कि ये जो गिर चुकी है टेम्परेचर, इसके बाद खास गिरावट का संभावना नहीं लग रहा है। पूरा नॉर्थ इंडिया की बात करें तो शायद और 1-2 डिग्री गिर सकती है, मगर बहुत खास चेंज नहीं है। मगर उसके बाद से जैसे परसों सुबह से हमारी उम्मीद है कि टेम्परेचर्स बढ़ने लगेंगे। 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और एक ये इसलिए क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ आ रही है जो 8 तारीख से नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस को इफेक्ट करेगी, और इसके चलते थोड़ा स्नोफॉल एक्टिविटी 8 तारीख से लेके 12-13 तारीख तक लगभग चलता रहेगा स्नोफॉल एक्टिविटी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आईएनएस तारिणी के चालक दल के साथ वर्चुअल बातचीत की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो दल के एक सदस्य को जन्मदिन की बधाई देते दिखे। एडमिरल त्रिपाठी ने दल की प्रगति पर बहुत खुशी जताई और उनकी इस यात्रा को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। आईएनएसवी तारिणी ने अब अपनी आधी से ज्यादा समुद्री यात्रा पूरी कर ली है, खासकर तब जब उन्होंने 50 डिग्री दक्षिण अक्षांक को पार कर लिया है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी प्रचंड हवाओं और ऊंची लहरों के लिए काफी फेमस है। You had 2 storms, you avoided that. चलिए बात किताबों की कर लेते हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में इन दिनों किताबों का मेला सजा है। अगर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, जहां पुस्तक प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक ऑप्शंस यहां पर उपलब्ध हैं। बुक लवर्स वर्चुअल लाइब्रेरी को काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बुक फेयर 9 फरवरी तक चलेगा। अगर आप भी जाने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपनी विजिट प्लान कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा दिन अभी आपके पास बचे नहीं हैं।
जहां एक तरफ लोग प्रयागराज में आध्यात्मिक कुंभ में डुबकी लगा रहे तो वहीं दिल्ली में लोग ज्ञान के इस महासागर यानी वर्ल्ड बुक फेयर में डुबकी लगाने जो है पहुंच चुके हैं। 2 से 3 दिन अभी भी बचे हैं बुक फेयर में आने के लिए, जहां पे आपको हर एक शख्स छोटे से बड़े तक, अंग्रेजी से लेकर हिंदी तक हर तरीके की किताबें जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। लेकिन इस बार क्या कुछ खास है, कौन से नए लेखक जो है अपनी किताबें लेकर यहाँ पे पहुंचे, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो सीधा चलते हैं बुक फेयर में, देखते हैं क्या कुछ नया खास है इस बार। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आ गई हूँ हॉल नंबर 4 पर, जहां आपको नजर आ जाएगा रूस से आई किताबें। जी हाँ, ये एक्चुअल में रूस से आई किताबें हैं। और इस साल अगर एक देश के तौर पर हम बात करें तो रूसी साहित्य विश्व पुस्तक मेले में केंद्र बना हुआ है, जहाँ पे आपको तमाम रूसी लेखक जो है उनकी किताबें हिंदी वर्जन में मिलने वाली है। और तमाम बच्चों की भी यहाँ पे है, क्लासिक आपको ऑथर्स की यहाँ पे चीजें मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ, अंजू रानी जी हमारे साथ है, जो कि रशियन टीचर है, बट वो हमारे को बताएंगे कि कितनी ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों का रूसी भाषा में, क्योंकि 19वीं शताब्दी का जो लिटरेचर है रशिया का, सो वो स्वर्ण युग कहा जाता है। तो रूसी लोग बहुत लोग जानते हैं कि 19वीं शताब्दी से के लेखक बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके अलावा लेकिन हमारे पास जो है मोस्टली रशियन जो 19th सेंचुरी के राइटर्स है उनका ट्रांसलेशन के अलावा हमारे पास आज के राइटर्स जो हैं, जो हमारे यहाँ आज आ भी रहे हैं इस बुक फेयर में, या तो उनका ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी लैंग्वेजेस में, वहाँ पे आपका बंगाली, मराठी एंड अदर्स, और यहाँ पे पूरा ये हमारा कॉलम हिंदी ट्रांसलेशन हर एक भाषा में जो है यहाँ पर जो है किताबें उपलब्ध करवाई गई है, जितनी से जितनी हो सकती है। रूस से आई किताबें, ढेरों सारी किताबें, अलग अलग तरीकों की किताबें जो है जॉनर पे आपको यहाँ पर मिलेगी, और खास तौर पर बच्चों के लिए। और ट्रांसलेशन तो है ही ऑथर का, नए ऑथर का, पुराने ऑथर का, सभी ऑथर्स की जो है अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन के साथ जो है किताबें। लेकिन बच्चों के लिए विजुअल रिच किताबें आपको यहीं पर मिलेगी सबसे ज्यादा। यहाँ पर इस तरीके से 3D ग्लास लगाकर जो है वर्चुअल पूरा बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से ऑडियो बुक्स हो या फिर आपका जितनी भी विजुअल बुक्स है वो आप किस तरीके से एक लाइब्रेरी में आके रीड कर सकते हैं। और ऐसा मानना भी कि आने वाले टाइम पर वर्चुअल लाइब्रेरी जो है लोग जो है देखना, इस तरीके से पढ़ना जो है वो जरूर पसंद करेंगे। एक्सपीरियंस के लिए हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बताइए आपने कैसा लगा सबसे पहले तो वर्चुअल लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस? एनिमेशन के माध्यम से हम एक जगह खड़े होकर पूरे लाइब्रेरी में हम विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये तो एक छोटा प्रारूप था, बट इसका हम व्यापक रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे आने वाला समय में हमारे पास इस तकनीक को बढ़ाएंगे तो हम आने वाले समय में एजुकेशन सेक्टर को और भी जैसे इम्प्रूव कर पाएंगे और भी बेहतर कर पाएंगे। अच्छा एक्सपीरियंस है और देख सकते हैं कि लोगों की लाइन, चाहे बच्चे हो बड़े हो, हर कोई इस वक्त विजुअल लाइब्रेरी को जो है वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा है। क्योंकि हाँ, आने वाले टाइम पर अगर इस तरीके की लाइब्रेरीज होती है तो हर किसी का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में बेहद खास होगा। तो यहाँ पर बुक फेयर में इस बार ये अनोखा एक और ऑप्शन लोगों के लिए, जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं बुक फेयर में, वो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं कि किस तरीके से आप वर्चुअल लाइब्रेरी में भी जाकर अपनी मनपसंदा किताबें पढ़ सकते हैं। हर चाहे किसी भी ऑथर की पढ़ना चाहो, चाहे छोटे बच्चे क्यों ना हो, वो विजुअल बुक क्यों ना पढ़ना चाहे, तो ये एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ पर इस तरीके का स्टॉल भी आपको देखने को मिलेगा। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अब जबकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते तो भी वो चर्चा में ही आ जाते हैं। इस बार वजह नंबर 7 है। माही ने अपने लकी नंबर 7 को अपने घर में खास जगह दी है। देखिए खास रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ जो क्रिकेट का मानचित्र है उस पर देश का नाम रोशन किया, झारखंड के सम्मान में भी 4 चांद लगाए। ये उनका सबसे पहला आवास है जो उनके शानदार प्रदर्शन के लिए यहाँ पे भूखंड आवंटित किया गया था 2009 में झारखंड जो हाउसिंग बोर्ड है उसके द्वारा, और यहाँ पे उन्होंने ये आवास का निर्माण कराया था। अब उसको जो है इस तरह से कुछ नया रूप दिया गया है। उनको हेलीकॉप्टर शॉट जो है मारते हुए देखा जा सकता है, और इस घर का अंक भी, यानी इस घर का नंबर भी उन्होंने 7 पे रखा है। धोनी 7, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए धोनी 7 नंबर, ये अब उनके जो फैंस हैं उनके लिए एक नया विषय हो गया है, और वो अब यहाँ इस 7 जो अंक है उसको देखने पहुंच रहे हैं। इन्हीं दीवारों पर धोनी की पहचान बन चुके क्रिकेटिंग शॉट्स, खासकर हेलीकॉप्टर शॉट की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। माही नंबर 7 को लकी मानते हैं। उनका जन्म 7वें महीने यानी जुलाई में हुआ था और इसकी तारीख भी 7 थी।
वहीं जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेले तो भी नंबर 7 की जर्सी में ही नजर आए। यही वजह रही कि बीसीसीआई ने धोनी के संन्यास लेने के बाद दिसंबर 2023 में नंबर 7 की जर्सी हमेशा के लिए रिटायर कर दी। अब कोई भी भारतीय क्रिकेटर नंबर 7 की जर्सी नहीं पहन सकता। वैसे माही अब भी आईपीएल में 7 नंबर की जर्सी में ही नजर आते हैं। इस घर के जो आप पूरा आवासीय परिसर है, या यूं कह लें कि ये यहाँ पे जो विंडो पैन्स है, ग्लासेस जो है, इन तमाम ग्लासेस पे उनको बैटिंग करते हुए, विकेट कीपिंग करते हुए आप देख सकते हैं। उसकी झलक जो है आपको दिख जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, आपको कहीं जो है वो स्क्वायर कट लगाते हुए आपको नजर आएंगे, कहीं जो है हिट लगाते हुए नजर आएंगे, कहीं लॉफ्ट करते हुए, बॉल को लॉफ्ट करते हुए नजर आएंगे, और कहीं पर वो कीपिंग करते हुए दस्ताने पहने हुए भी यहाँ नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में ही भारत ने साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था और फिर साल 2011 में वनडे विश्व कप का खिताब भी अपने नाम किया था। जाहिर है माही ने ये तमाम उपलब्धियां 7 नंबर की जर्सी में ही हासिल की थी, लिहाजा धोनी जहां 7 नंबर वहां। रांची से सत्यजीत कुमार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी 7 नंबर की जर्सी पहनकर खेला करते थे। आपको याद होगा, जैसे क्रिकेट की दुनिया में माही का रुतबा है, ठीक उसी तरह से फुटबॉल के इस जादूगर का मैजिक पूरी दुनिया पर चलता है। आपको न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का नजारा दिखाते हैं, जो रोनाल्डो के बर्थडे पर उनके फैंस को अनूठा तोहफा मिला है। देखिए जरा। इसे कहते हैं जुनून, इसे कहते हैं जादू। न ट्रंप की न एलन मस्क की टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दीवानगी छाई है। घंटों पहले लोग यहां जमा हो गए। कोई 7 नंबर की जर्सी लेकर झूम रहा है तो कोई रोनाल्डो की तारीफ में गीत गा रहा है। दरअसल बुधवार को ये फैंस अनोखे अंदाज में रोनाल्डो का जन्मदिन मनाने के लिए जुटे। Literally, like an hour train ride to get here. That's right. This is crazy. This is insane. Like, I can't believe it. The GOAT, the greatest of all time, the best player of all time, best athlete, best person of all time. My idol right here, Cristiano Ronaldo. इन फैंस का मानना है कि रोनाल्डो दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट हैं, the greatest of all time. I think he's the best player of the world, and nobody can play like him. The way he plays, Europe, Spain, anywhere he goes, he plays the same. Now in Al Nassr, he's the #1 too. So that's the best to me in the world, Ronaldo. रोनाल्डो के जन्मदिन के मौके पर यहां 12 फुट ऊंची ब्रॉन्ज से बनी स्टैच्यू का अनावरण हो रहा है, जिसे यहां के जाने माने मूर्तिकार सर्जियो फर्नरी ने बनाया है। एक जीप के जरिए रोनाल्डो की स्टैच्यू को यहां लाया गया। There's been not too many statues of him around that are like, so it was time that somebody had to do something about it, you know, some monumental thing. No Trump statue, no Elon Musk, I love you both, but I'd rather work on Cristiano Ronaldo. तो कुछ इस तरह सर्जियो फर्नरी ने अपने हुनर के जरिए अपने सुपरस्टार के 40वें जन्मदिन को यादगार बनाया और रोनाल्डो की इस मूर्ति को उनके सभी फैंस को समर्पित किया। जाहिर है फर्नरी को अपनी इस रचना पर गर्व है और अब वो इसे वर्ल्ड टूर पर ले जाने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको लेकर चलते हैं कुंभ नगरी, जहां हर दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रयाग में डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 25वां दिन है और ये 26 फरवरी तक यूं ही चलता रहेगा। लेकिन बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद यहां अखाड़ों की विदाई होने लगी है, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार है। अभी भी भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आसपास के जिले और प्रयागराज शहर के लोग परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचने लगे हैं। महाकुंभ के हवाई दर्शन की व्यवस्था भी की गई है।
बहुत से लोग इस हेलीकॉप्टर राइड का आनंद भी ले रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोग पवित्र स्नान करेंगे। तो अब देखिए किस तरह से कुंभ नगरी में अभी भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भले ही शाही स्नान हो चुके हों, लेकिन अभी भी भक्त जो हैं वो कुंभ नगरी की तरफ रुख कर रहे हैं। और ये भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का भाव और आस्था अभी भी बरकरार है। और चलिए अब आपको महाकुंभ क्षेत्र के हवाई दर्शन करवा देते हैं। अब श्रद्धालु देखिए बिना किसी जाम के, बिना किसी भीड़भाड़ के संगम में डुबकी लगा सकते हैं। एयरपोर्ट से लेकर हेलीकॉप्टर तक आपको संगम पर तमाम सुविधाएं मिल जाएंगी। संगम तट तक जाने के लिए आपको ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और डुबकी के बाद वापस आपको एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से एक खास पहल की गई है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो देखिए ये सेवा आपके लिए शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर की ये सेवा संगम तट तक पहुंचने में अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से आसानी से तमाम श्रद्धालुगण जो है वो यहां पर पहुंच सकते हैं। आप डुबकी लगा सकते हैं। आस्था की डुबकी लगाने के बाद वापस जहां से आप आए हैं एयरपोर्ट पर आपको इस सेवा के माध्यम से छोड़ दिया जाएगा। यानी आपको अब आसानी होने वाली है इस एयर लिफ्ट सेवा के बाद। भव्य महाकुंभ के दर्शन होंगे आसमान से और कर सकेंगे आप संगम के भी दर्शन सीधे आसमान से। और हम जो दिखाने आपको आए हैं एक चॉपर में, जिसमें शुरुआत होगी प्रयागराज के एयरपोर्ट से। वहां से आपको चॉपर मिलेगा। और कहां से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और फ्लाई ओला के पार्टनरशिप से ये चॉपर्स चलाए जा रहे हैं। और जो श्रद्धालु हैं उनका रास्ता सुगम बनाया जा रहा है। कई श्रद्धालु जो पैदल नहीं चल सकते उनके लिए व्यवस्था बेहद खास है। 35,000 रुपए में आपको मिलेगा। यहाँ से चॉपर प्रयागराज एयरपोर्ट से जो उड़ेगा ले जाएगा आपको त्रिवेणी संगम। वहां से बोट के जरिए स्नान, वापस त्रिवेणी संगम और फिर वापस प्रयागराज एयरपोर्ट। हम इस वक्त शहर में हैं और प्रयागराज की शहर की तस्वीरें दिखाएं तो ये वो पूरा शहर है जो आपको कैमरामैन रोहित दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आखिर ये भव्यतम नजारा प्रयागराज शहर का आपको देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है प्रयागराज की, जिसे परिवार आप सब अपना प्लान कर सकते हैं और बिना जाम में फंसे, बिना पैदल चले कर सकते हैं संगम के स्नान। हम महाकुंभ क्षेत्र के ठीक ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और सामने की वो मनमोहक तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये है भव्य महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ। और इसी महाकुंभ का इंतजार शायद हर कोई कर रहा था, जो अब पूर्णता सामने आया है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव। महाकुंभ में साधु संत और अखाड़े देसी विदेशी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन अमृत स्नान के बाद अब ये अखाड़े धीरे धीरे महाकुंभ मेला क्षेत्र से विदा ले रहे हैं और इसी के साथ आस्था भक्ति की धुनी रमाए ये संत अब काशी, अयोध्या और वृंदावन का रुख कर रहे हैं। महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए साधु संतों के दर्शन का दुर्लभ अवसर है। यही संत संगम की रेती पर आस्था भक्ति के सूत्रधार हैं, जिनके दर्शन और आशीर्वाद से भक्तों की कुंभ यात्रा साकार होती है। लेकिन अब इन संतों की विदाई की बेला है, क्योंकि वसंत पंचमी पर अमृत स्नान के बाद अब अखाड़ों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये संत अब काशी, अयोध्या और वृंदावन में भक्ति की धुनी रमाएंगे, यानी आस्था भक्ति की छटा अब हर दिशा में बिखरेगी।
परंपरा के अनुसार शैव अखाड़े के सन्यासी सबसे पहले विदा लेंगे। उससे पहले शैव सन्यासी कड़ी पकौड़ा का भंडारा करेंगे। उसके सेवन के बाद संत काशी रवाना होंगे। इसके बाद अनी और उदासीन अखाड़े की बारी आएगी। महाकुंभ में 13 अखाड़े मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी का अमृत स्नान करते हैं। हालांकि कल्पवास 12 फरवरी यानी माघी पूर्णिमा तक है, लेकिन अमृत स्नान के बाद अखाड़े मेला क्षेत्र छोड़ने लगे हैं। शैव, जूना, निरंजनी, महानिर्वाणी, अटल और आनंद अखाड़े के संत प्रयागराज से काशी जाएंगे। श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़े के संत अयोध्या और वृंदावन के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं आवाहन और अग्नि अखाड़े के संत पहले कश्मीर जाएंगे। महाकुंभ महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद सभी अखाड़े नासिक कुंभ में जमा होंगे, जो 2027 में होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में अब तक करीब 39 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में वहां बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो धूप ठंड की फिक्र छोड़ते हुए अपने काम में पूरी तरह से जुटे हैं, वो भी तब जब श्रद्धालुओं की भीड़ हर नए दिन के साथ लगातार बढ़ती ही जा रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को रास्ता बताना हो, माइक से कोई अनाउंसमेंट करनी हो, आगे बढ़ते रहिए, सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, बैरिकेडिंग पर घंटों खड़े रहकर अपना फर्ज निभाना हो, हर जगह चप्पे चप्पे पर आपको यूपी पुलिस और सुरक्षा बल के कर्मठ जवान मुस्तैदी से डटे मिल जाएंगे। महाकुंभ में अब जबकि करीब 39 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हों, तो समझा जा सकता है कि इन जवानों के लिए चुनौतियां कितनी कड़ी रही होंगी। क्राउड मैनेजमेंट संभालने की वजह से उन्हें हर वक्त डटा रहना पड़ता है। ड्यूटी तो 8 घंटे की ही है, लेकिन महाकुंभ में कई बार इससे ज्यादा समय भी लग जाता है, और तो और इन्हें कई बार लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। चैलेंज पूरा दिन बहुत टाइम लगता है हमको, 12 घंटे हम खड़े रहते हैं, पब्लिक को मैनेज करते हैं, रास्ता क्लियर कराते हैं, वीआईपी को निकलवाते हैं, और पूरा दिन हम 12 घंटे खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। ये पुलिसकर्मी अपने परिवार को छोड़कर अलग अलग जिलों से यहाँ आए हैं। इनमें कई पुलिसकर्मी संगम नगरी में होने के बावजूद भी अपने परिवार तक को यहाँ स्नान नहीं करवा पाए हैं। वजह यह है कि श्रद्धालुओं की भीड़ काफी है, लिहाजा उन्हें खुद के लिए भी अभी समय नहीं मिल पा रहा है। इसको देखते हुए उन्होंने अपने परिवारों को कुछ समय बाद यहाँ आने के लिए कहा है। हम आज तक डुबकी नहीं लगा पाए, ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिली, हम डुबकी कहाँ से लगाएंगे, इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम इतना डुबकी लगा। हम तो सबकी सेवा करके सब डुबकी लगा रहे हैं। परिवार वालों को समझा रखा है हमने कि अभी नहीं, जब यहाँ पे सारे फेस्टिवल कंप्लीट हो जाएगा, अभी 12 का एक फेस्टिवल हो रहा है पूर्णिमा का, उसके बाद हम उनसे कह देंगे आ जाएंगे, वो घूम जाएंगे। जाहिर है ये पुलिस के जवान धूप, सर्दी, धूल किसी की भी परवाह किए बिना पिछले करीब 1 महीने से ऐसे ही मोर्चा संभाले हुए हैं। ये कुंभ 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि पर खत्म होगा। तब तक कुंभ सेवा में लगे ये कर्मठ पुलिसकर्मी आपको ऐसे ही ड्यूटी निभाते नजर आएंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। देखिए, टेक्नोलॉजी और डाटा सिक्योरिटी पर काम कर रही हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर दफ्तर को इसे लेकर ISO IEC सर्टिफिकेट भी मिल गया। इस तरह गुरुग्राम से ये सर्टिफिकेट हासिल करने वाला हरियाणा का पहला पुलिस दफ्तर बन गया। इस सर्टिफिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुणेंद्र द्विवेदी की ओर से पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा और दूसरे पुलिस अधिकारियों को यह सर्टिफिकेट सौंपा गया। हाल ही में पुलिस कमिश्नर दफ्तर की ओर से एडवांस डाटा सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट और महिला सुरक्षा को लेकर भी कई कदम उठाए गए थे। और अब बात AI के क्षेत्र में भारत के सुपर पावर ड्रीम की। भारत ने इस सपने को साकार करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं दुनिया भी इस मामले में भारत की ताकत को पहचान रही है। ताजा मामला अमेरिका के AI दिग्गज सैम ऑल्टमैन का है, जो 2 साल पहले तक अपने मुंह में मिट्ठू बने फिरते थे और भारत का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं अब ये मानने को तैयार है कि भारत उन्हें इस क्षेत्र में टक्कर दे सकता है।
एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत सुपर पावर बन सकता है। इस पर अब अमेरिका की दिग्गज एआई कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी मुहर लगा दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक में सैम ऑल्टमैन ने जो कुछ कहा, इससे इस बात की तस्दीक होती है कि दुनिया अब एआई के क्षेत्र में हिंदुस्तान की ताकत को पहचानने लगी है। सैम ऑल्टमैन ने ये कबूला कि भारत न केवल एआई का एक बड़ा बाजार है, बल्कि इस सेक्टर में भारत एक लीडर के तौर पर सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत अभी बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये सही दिशा है। ऑल्टमैन ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत को एआई क्रांति के अगुआ देशों में से एक होना चाहिए। ये देखना वाकई आश्चर्यजनक है कि देश ने क्या किया है। उन्होंने कहा कि भारत को डेवलपमेंट से डिप्लॉयमेंट तक एआई स्टैक के हर पहलू में शामिल होना चाहिए, यानी भारत को फुल एआई स्टैक तैयार करना चाहिए, जो कि शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ हो। इतना ही नहीं, ऑल्टमैन ने यह भी खुलासा किया कि भारत ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है और पिछले 1 साल में भारत में ओपन एआई का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि भारत में स्टैक, चिप और मॉडल्स के सभी स्तरों पर एआई का क्या उपयोग हो रहा है। ये देखना अद्भुत है। कुल मिलाकर साफ है कि एआई के क्षेत्र में भारत की तैयारी को देखते हुए ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के सुर बदल चुके हैं। 2023 में ऑल्टमैन ने भारत के अपने पहले दौरे के वक्त कहा था कि भारत के लिए एआई चैटबॉट बनाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अब ऑल्टमैन की सोच में बदलाव आया है और उसकी वजह यह है कि भारत ने डंके के चोट पर अगले 10 महीने में स्वदेशी एआई मॉडल बनाने की घोषणा कर दी है। ये भी कहा गया है कि भारत का स्वदेशी एआई मॉडल ज्यादा सस्ता और सुरक्षित होगा। इसके लिए भारत ने 10,000 जीपीयू के साथ प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। इससे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को टॉप 4 एआई टैलेंट नेशन में शुमार कर चुकी है। तो जाहिर है भारत के पास इंजीनियरों और रिसर्चर्स की कमी नहीं है और एआई के विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया कराया जा रहा है। तो फिर दुनिया की भला कौन सी ऐसी ताकत है जो भारत को इस क्षेत्र में बुलंदी हासिल करने से रोक सकती है? ऑल्टमैन को भी इसका साफ साफ अंदेशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नासा स्पेस से पहली बार लाइव इवेंट का आयोजन करने जा रहा है। ये इवेंट 12 फरवरी को नासा के ऑफिशियल ट्विच चैनल पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम में दर्शक पृथ्वी से 250 मील की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूद एस्ट्रोनॉट से लाइव बातचीत कर पाएंगे और लाइफ इन ऑर्बिट विषय पर बातचीत भी कर सकेंगे। नासा ने इस कार्यक्रम को लेकर अपने एक्स अकाउंट से जानकारी भी शेयर की है। साइप्रस में वैज्ञानिकों ने एक अनोखा अभियान चलाया है, जिसके तहत बेकार कुकिंग ऑयल को इकट्ठा किया जा रहा है और उसको रिसाइकल कर बायोडीजल में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस अभियान में बच्चों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए एक विशेष व्यवस्था के तहत गाड़ी बनाई गई है, जिस पर फ्राई पैन की तस्वीर की पेंटिंग की गई है। ये वैन स्कूल का दौरा करती है और बच्चों के सामने बेकार कुकिंग ऑयल को एक प्रक्रिया के तहत बायोडीजल में बदलकर बेचने लायक बनाया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लाखों लीटर इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने के तेल का सदुपयोग करना है, जिसे अक्सर नालियों में बहा दिया जाता है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम में दिक्कत होती है। वैज्ञानिकों के इस पहल को दुनिया में काफी तारीफ मिल रही है।